दाल और कच्चे तेल, इन दोनों पर ध्यान है। ये कच्चा तेल वो दूसरा वाला है जो दाल में काम आए, वो वाला खाने वाला नहीं है। इसका तड़का लगाने की कोशिश ना करें। ओके, तो दाल खाने पीने की चीज़ों में, एग्री कमोडिटीज में वहाँ पर है फोकस। तेल जो कच्चा तेल है वहाँ पर भी है फोकस। दाल बुरा हाल, फिर भड़का क्रूड, ये दो हमारे खास आयोजन आज 11:30 बजे के मिस मत कीजिएगा। ओके, बढ़ते आगे और अब फोकस किया जाए 10 की कमाई में। एक बार हमारे एसपीएल मिड कैस्ट में हमारे दोनों खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, बिगुल के साथ उनका स्वागत। सेठी साहब और पालिया साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पालिया साहब, सर शुरुआत करें आप लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक में केमिकल स्पेस से हमें तिरुमल केमिकल यहाँ पे पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक में लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। डेली वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो एक करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक अब एक बेस बना के एक अच्छे अप मूव के लिए यहाँ पे रेडी होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करना चाहिए। 300 रुपए तक के अपसाइड टारगेट हमें लगता है इसमें लॉन्ग टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 202 रुपए के आसपास। कौन सा बताया पालिया साहब? तिरुमलाई केमिकल। तिरुमलाई, ठीक है। मैंने पहले सुना तिरुमल। मैंने कहा इंदौर की होती कंपनी तो तिरुमल हो जाती थी। आपके इंदौर की नहीं, थोड़ी दक्षिण भारत की है, इसलिए तिरुमल आई है। अच्छा भाई, तो एनएससी में टिकर उसका तिरुमल कैम है। अच्छा, ऐसा है क्या? ओके, फिर तो ठीक है। अच्छा भाई, तिरु का मतलब पता है आपको? नहीं। अरे क्या है सर? मेरे को नहीं पता। जैसे हम श्री लगाते हैं ना, वो श्री है। ओ, तिरुमलाई, अच्छा, तिरुवनंतपुरम। अच्छा, हाँ। ओके। और किसी को इसके बारे में आइडिया तो अगर हमारे पैनल पे कोई विशेष टिप्पणी, कुणाल जी को पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार पहले इस पे बहुत पहले चर्चा हुई थी मेरे ख्याल, जहाँ तक मुझे याद है। जी कुणाल जी। जी ये नहीं जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं जी, जैसे हम लोग नाम के आगे भी श्री लिखते हैं, वैसे तमिल में अनिल जी थिरु लिखते हैं, तो ये थिरु लिखा जाता है। अनिल जी बिल्कुल आपने सही तो कहा। जी इस पर पहले चर्चा भी की हमने। हाँ, जैसे हम तिरुपति है तो वो श्रीपति है सर, वैसा। अच्छा, वैसा है। तिरु, और बोलते तय, लिखते TH, तो वहाँ पे तय को TH ही लिखा जाता है। तो तिरुमलाई केमिकल्स, हाँ वैसा है। चलिए, ओके, तो ये है तिरुमलाई केमिकल्स जो पसंद है पालिया साहब को। सेठ साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका भी। बताएं सर, आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, एक पसंदीदा स्टॉक है, कई बार रिकमेंड किया हुआ है। स्टॉक का एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, स्टॉक का नाम है नेल्को, NELCO वाला नेल्को, जो अभी 820 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। जबरदस्त कंपनी है जो कि सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। मेनली डिफेंस को कैटर करती है, फिर बैंकों के ATMs, बैंकों के ब्रांचेस की कनेक्टिविटी, इन सब सेगमेंट को कैटर करती है, जो कि एक ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी या हाई ग्रोथ वाला सेक्टर है। बाकी एक बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है, और हम देख रहे हैं सरकार का मेक इन इंडिया पे फोकस है, डिफेंस पे फोकस है। और मैं लास्ट वीक भी जिक्र कर रहा था, फ्राइडे को जब मैं रूबरू था स्टूडियो में, तब भी मैंने कहा कि इस वीक में अब डिफेंस और एरोस्पेस और क्लीन एनर्जी और ये सब बातें होने लगेगी, बिकॉज G20 की समिट होने जा रही है और उसमें US प्रेसिडेंट भी आएंगे। और बाकी ये कंपनी का इंटेलसेट नाम की जो वर्ल्ड लीडर है, जो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, उनके साथ भी टाई अप हुआ है भारत में ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जो कि बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस कंपनी में टाटा पावर अराउंड 50% स्टेक ओन करती है। अभी एक छोटी साइज की कंपनी है, बट मुझे लगता है इट कुड ग्रो इनटू अ बिग कंपनी। तो खरीदारी करने की सलाह फॉर अ लॉन्ग टर्म टारगेट, मतलब 9 से 12 महीने में मेरे कंजर्वेटिव टारगेट है 1025 रुपए। 1025 तक के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए करें खरीदारी नेल्को में। ये राय सेठी साहब की तरफ से आ रही है। आइए कुछ पोजिशनल पिक्स भी लेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि L&T को उम्मीद है कुछ बड़े ऑर्डर मिलने की, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, और एक 25,000 करोड़ का सिंगल ऑर्डर मिल सकता है। ये जानकारी दी है L&T के चेयरमैन AM नाइक ने जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में। साथ ही कंपनी के ग्रोथ प्लान और भविष्य के रोड मैप पर और क्या कुछ कहा है नाइक साहब ने, आइए सुनते हैं। L&T के बारे में अगर हम आज से 5 या 10 साल बाद बात करेंगे,
कैसे जानी जानी चाहिए सर कंपनी? See, first of all, we have to be structurally right. करेक्ट. So what we have done is L&T of yesterday and L&T of today. Some of it will carry on for years and years in future also. Right, sir. Because if you look at infrastructure, It'll the stay. type of infrastructure may change, Ji, sir. but the bridges will be required, right? The infrastructure required for other technologies may change, but will be required. Highways will be required, railways will be required, no matter what. तो ये इनमें तो डेफिनेटली आपकी प्रेजेंस होगी. So 50-60% of what we do will remain for Sure. long time. श्योर सर. But what about balance 30-40%? So in that, last, if you look at 20 years, lot of new things started. They never existed, like IT, engineering service. We are the only company who has been able to make $6 billion company in IT from zero. But coming to the future, the question that you ask, around 65%, including IT, that's a strong base for future. राइट सर. The next 10, 20, 30 years will be on the base of IT and engineering service we have done. Right, sir. And unlike other companies, simultaneously we have the very, very high-tech hardware. Whether it is Chandrayaan, whether it is EPC, I mean, the biggest job we have now got is 26,000 for bullet train, 26,000. Exactly. Right? And you will hear that in future we'll get from abroad now 25,000 crore, single order. फ्यूचर की आप बात कर रहे थे तो 65% जो पहले का बिजनेस है which includes IT and infrastructure की आपने बात Which will की. बट continue. नया क्या होगा सर? नए L&T See, में. we have already started green hydrogen, Okay. right? Which means electrolyzer and so on. We have gone into, we are the biggest solar project company. And today, you know, we have 70% of our solar project from Saudi Arabia. You know, our backlog is $3 billion just on solar. सोलर. But we don't own solar plant. We help others to own it, ओके, फेयर इनफ. right? Then wind power. You just see, we are now going all out for wind. I have started that effort 25 years ago. डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी के अलावा आपने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ऑब्वियसली आपकी प्रेजेंस थी, बट आई थिंक आपको लगता है कि ये टाइम है टू जस्ट टेक ऑन एंड go beyond I what you're said doing? from zero, we are now 1/3 international, which includes solar. आगे जो अब हम नए मैनेजमेंट के साथ जो नए old management ही है. आई नो He आपने has also done 39 years in L&T. करेक्ट आपने उनको गाइड किया है थ्रू दिस जर्नी. मेंटर किया है 11 साल तक. या बहुत साल. सो नाउ यू थिंक कॉन्फिडेंट है सर दैट L&T फ्यूचर L&T का भी फ्यूचर ब्राइट है? According to me, yes. I think the leader is damn good and I have full confidence in him. L&T आपके बगैर कैसे L&T रहेगा? No, because L&T has a very, very strong foundation. As I said, everything has been done keeping future in mind. And there are shareholders who say we'll never sell L&T. There are very, very loyal to L&T. They have confidence that the L&T has given them enough return. ये थी हमारी खास बातचीत एम नायक साहब के साथ. कुछ बड़ी चीजें कह रहे थे. फ्यूचर ऑफ L&T इज सेफ एंड सिक्योर और कुछ बड़े ऑर्डर्स आने वाले हैं. डोमेस्टिक मार्केट में तो खैर लीडर्स हैं ही, इंटरनेशनल मार्केट्स पर भी बड़ा फोकस है और वहां से भी कुछ बड़े ऑर्डर्स आने की उम्मीद है. स्टॉक में भी आपको आज एक्शन दिख रहा है. आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं कुछ और 10 की कमाई के आइडियाज. मेहुल जी बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक. दीपांशु जी, आज की जो मेरी 10 की कमाई का स्टॉक है वो है गेल इंडिया. गेल इंडिया काफी समय से डिस्कस हो रहा है शो पर भी, बट यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है 122 के आसपास. मुझे लगता है कि 105 के स्टॉप लॉस से इसको खरीदना चाहिए, पोर्टफोलियो में होना चाहिए. अभी तो तेजी की जस्ट शुरुआत होगी. यहाँ पर
160 तक के टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। सो गेल इंडिया मेरी आज की 10 की कमाई का स्टॉक रहेगा। गेल ये है वो स्टॉक जहां पर 10 की कमाई के तौर पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई मेहुल जी की तरफ से। आइए कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं जय ठक्कर बिगुल उनके लिए भी। गुड मॉर्निंग जय, स्वागत है आपका। बताएं कौन सा ऑप्शन ट्रेड करने की राय है आज। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीप। अनिल जी, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उसको पहले तो 19,400 का कॉल दिया तो उसके टारगेट हासिल हुए अनिल जी, फिर 19,500 का कॉल दिया, उसमें भी एक अच्छा मूव आज की ओपनिंग में हमें देखने मिला और लगभग 84 तक के हाईज हमें देखने मिले। 55 रुपये पर ये रिकमेंड किया था अनिल जी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो वहाँ पे एक अच्छा मूव देखने मिला। अभी जो डिप आई है उसका डेफिनेटली हमें एक फ़ायदा उठाकर एक कॉल ऑप्शन ही खरीदना चाहिए अनिल जी। एंड मेरी राय से 19,400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अब फिर से खरीदना चाहिए। 500 मैंने लास्ट टाइम दिया था, क्लोजिंग में गैप अप हुआ और अब ये डिप में अनिल जी 19,400 का कॉल खरीदे। 103 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदे। इनफैक्ट अनिल जी बैंक निफ्टी रिलेटिवली वीक है अभी भी निफ्टी से, मैं इसीलिए लगातार निफ्टी पर ही बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। बट देन बैंक निफ्टी में बाउंस बैक तो बनता है लगभग 45,000 तक, तो यहाँ पे 103 पर आप खरीदे। इन केस इफ इट ऑल ड्यू टू बैंक निफ्टी फिन निफ्टी अगर थोड़ी बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली भी हाई लेवल्स और अगर दबाव आया, सो अराउंड द लेवल्स ऑफ 87 बिल्कुल फर्दर ऐड कीजिएगा इसे। तो आपकी जो एवरेज प्राइस हो जाएगी अनिल जी ये लगभग 96 की हो जाएगी। तो 103 पे डेफिनेटली खरीदें, 87 के आसपास फर्दर ऐड कीजिएगा। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा दैट वुड बी एट 68 का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी का 19,400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। टारगेट्स ऊपर में इसके बनकर आ रहे हैं 142, ये पहला टारगेट बन रहा है। दूसरा टारगेट है 165 का। मुझे निफ्टी पे अनिल जी अभी भी ऐसा लग रहा है कि 19,600 तक के लेवल्स हमें स्पॉट में देखने मिल सकते हैं। डेफिनेटली 19,500 का एक छोटा सा हर्डल है, बट वंस दोज लेवल्स आर टेकन ऑफ गोइंग फॉरवर्ड पोजिशनली शॉर्ट टर्म में 19,600 तक के लेवल्स निफ्टी में नजर आएंगे। 19,300 350 इज अ वेरी क्रिटिकल सपोर्ट रेंज। ओके, ये है आपके लिए सपोर्ट रेंज में खरीदारी करने की राय निफ्टी पर आती हुई इस वक्त जय ठक्कर की तरफ से। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार हम लेंगे कुछ आपके लिए बेहतरीन पोजिशनल पिक्स भी। बग्गा साहब हमारे साथ तैयार हैं, कमोडिटीज के बढ़ते हुए दामों पर भी उनसे लेंगे राय, और साथ ही गौतम शाह साहब भी जुड़ने को तैयार। तो ढेर सारा एक्शन छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सबका हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक में, और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम शाह साहब। गौतम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जाननी है सर आपसे, ये रेंज से बाहर कब निकलेंगे और किस तरफ? बड़ा मतलब पूरा फुल टाइम पास चल रहा है, पूरा अगस्त का महीना लार्ज के कुछ नहीं हुआ है, वहीं के वहीं पड़े हैं। तो मतलब तो लोग थक गए, एकदम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग सिंघवी जी। देखिए, कोई भी मार्केट में अगर नया आता है तो उसे यही सिखाया जाता है कि मार्केट निफ्टी है। हमने भी साल पहले यही सीखा था, बट अभी जिस तरह से पिछले 3-4 महीने का मार्केट रहा है, मार्केट निफ्टी नहीं है। आई थिंक ये बहुत क्लियर है। जिस तरह की स्ट्रेंथ हमने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में देखी और ओवरऑल मार्केट ब्रेथ जिस तरह का दिखा, आई थिंक इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि निफ्टी 16,800 से 20,000 तक 2.5 महीने में चला था, तो वो एक काफी बड़ी और अच्छी रैली थी। ओवरबॉट हो गया था, 20,000 में काफी यूफोरिया और ऑप्टिमिज्म था, और थोड़े से फंडामेंटल्स भी जस्टिफाई नहीं हो रहे थे लार्ज कैप्स में। उसके कारण हमने ये 6 हफ्तों का कंसोलिडेशन देखा। और कंसोलिडेशन देखिए 2 तरह की होती है, एक तो मार्केट गिर के कंसोलिडेट करे या फिर मार्केट साइडवेज होकर कंसोलिडेट करे। और पिछले 6 हफ्तों में हमने जो देखा कि मार्केट साइडवेज होकर कंसोलिडेट किया, क्योंकि हमने 25% रिट्रेसमेंट भी नहीं देखा रैली का। सो निफ्टी एब्सोल्युटली मीनिंगलेस है, हमारा तो फोकस है ही नहीं। कई बार तो हमें मालूम ही नहीं होता है कि निफ्टी डेली बेसिस पे क्या है, क्योंकि स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेंथ है। और इसी एनवायरमेंट में मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स डेली बेसिस पे नए हाईज मार रहे हैं, और क्वालिटी स्टॉक्स, ये भी नहीं कि ग्रेड सी और ग्रेड डी के स्टॉक्स चल रहे हैं। तो अब क्योंकि सितंबर का महीना आ गया है, स्क्रीन अच्छी लग रही है, पार्टिसिपेशन वापस आ गया है,
मुझे लग रहा है कि अगले एक हफ्ते में हम ब्रेकआउट कर जाएंगे 19,600 के ऊपर, और एक बार वो ब्रेकआउट होता है तो 20,000 और 20,400 तक धीरे धीरे हम जाएंगे। बट मैं वापस वही पॉइंट कह रहा हूं कि ये इंडेक्स के बारे में नहीं है, इंडेक्स डेफिनेटली चलेगा, ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, बट स्टॉक्स और थीम्स में फोकस रखिए, वहां पर बड़ी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ से भी अच्छी तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, स्टॉक्स में, सेक्टर्स में एक्शन ज्यादा है, लेकिन ये सब मिलकर निफ्टी को ऊपर उठा लेंगे, ऐसा गौतम जी का मानना है कि हफ्ते 10 दिन की बात है। आप 19,600 के ऊपर जो ब्रेकआउट देखेंगे वो 20,000 20,400 तक ले जाएंगे। एक और चीज़ सर पूछना चाहता हूँ, भले कुछ भी हो, इंडेक्स पे थोड़ा तो पूछना बनता है, और दूसरा इंडेक्स है बैंक निफ्टी का, जो थोड़ा सेंटिमेंट के लिहाज से, मूड के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से लीडरशिप कहाँ से आएगी, निफ्टी से या बैंक निफ्टी से तेजी की तरफ? देखिए, लीडरशिप तो थोड़ी सी निफ्टी में ही आएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी तो काफी बड़े तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और उसका कारण ये है कि एचडीएफसी बैंक इतना बड़ा हो गया है कि एक स्टॉक जो भी करता है वो पूरे इंडेक्स को इंपैक्ट कर जाती है। और ये जो मर्जर हुआ है उसके बाद उसकी जो वेटेज है ये काफी बड़ी हो गई है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। और एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर एचडीएफसी बैंक मल्टी मंथ लो के आसपास है, और बाकी कितने सेक्टर्स है जो लाइफ टाइम हाइस पे चल रहे हैं। सो एक्चुअली अगर आप देखें तो 3-4 स्टॉक के कारण ये मार्केट, और जब मार्केट के बारे में बात करते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा कर नहीं पा रहा है। पर अगर लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी का बहुत क्लियर रेंज है, 43,500 नीचे की तरफ, 45,000 ऊपर की तरफ। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी 45,000 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, और अगर वो आता है तो 47,500 तक वो इंडेक्स जा सकता है। बट अगर पैसा आसानी से बन रहा है तो अब हम उसको डिफिकल्ट क्यों करें? तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और उसके स्टॉक्स से दूर रह के दूसरे सेक्टर्स में रहिए, वहां ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी राय बैंक निफ्टी पर, लीडरशिप निफ्टी की रहेगी, ये ज़्यादा बढ़िया। अच्छा सर, अब ग्लोबल मार्केट्स पर भी एक बार राय ली जाए, वहाँ के हालात कैसे दिख रहे हैं? कुछ अमेरिका पर आपका कोई कमेंट, साथ ही कच्चा तेल, गोल्ड वगैरह अगर आपकी ट्रैकिंग पर है तो वो भी बताएं सर। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स इंडिया के लिए एक टेलविंड रहा है, क्योंकि अगर आप देखिए तो ग्लोबल मार्केट्स काफी स्टेडी है। यूरोपियन मार्केट्स देखिए 52 वीक हाइस पे चल रहे थे। नैस्डैक का परफॉर्मेंस देखिए, S&P 500 की रीबाउंड देखिए, एशियन मार्केट्स में सिंगापुर और हांगकांग जैसे मार्केट का रीबाउंड देखिए। तो ये सारे फैक्टर्स इंडिया के लिए अच्छे रहे हैं, और ग्लोबली आई थिंक इक्विटी मार्केट्स एक स्टेडी जोन में है। तो जब ये इंडियन मार्केट्स में करेक्शन हो रहा था लास्ट मंथ, तो यही फियर था कि ग्लोबल मार्केट्स के कारण हम कोई 19,000 के नीचे और 18,500 के नीचे नहीं चले जाए, और ग्लोबल मार्केट्स ने हमें संभाला। तो मुझे कोई बड़ी तेजी भी नहीं लगती है और बड़ी मंदी भी नहीं लगती है। ग्लोबल मार्केट्स वो स्टेडी रहेंगे, रेंज में रहेंगे, और इस एनवायरनमेंट में इंडियन मार्केट ज्यादा अच्छा करनी चाहिए। बट दो और पॉइंटर्स अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो नाइमेक्स क्रूड में बहुत इंटरेस्टिंग कुछ हुआ है पिछले एक हफ्तों में। 84 का जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो नाइमेक्स क्रूड में क्रॉस हो गया है, और उस वहां पर ब्रेकआउट कंफर्म हो गई है, और मुझे लग रहा है कि ये 94 से 95 लेवल्स तक चला जाएगा नाइमेक्स क्रूड। बट क्या ये इक्विटी मार्केट्स को इंपैक्ट करेगा? मेरा आंसर है नो। सेकेंडली, अगर आप गोल्ड और सिल्वर को देखिए, मैं जब भी आपके चैनल पे आया हूं मैंने हमेशा बुलिश व्यू दी है। मेरा अभी भी ये मानना है कि आपका 10 से 15% पोर्टफोलियो गोल्ड और सिल्वर में होना चाहिए। अच्छी रिबाउंड हमने पिछले 2-3 हफ्तों में देखा, और मुझे लग रहा है कि इस बार का जो अटेम्प्ट है ये गोल्ड को वापस 2070 और उसके ऊपर ले जाएगा, और सिल्वर को $28-29 इंटरनेशनल प्राइसेस में ले जाएगा। तो इक्विटी में तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है ही, अगर पैसिवली अपने पोर्टफोलियो को प्ले करना है तो गोल्ड सिल्वर में पोजीशन बना के रखिए। कि गोल्ड सिल्वर में तेजी थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए, 10 से 15% रखे तो कोई हर्ज है नहीं। ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है इस वक्त गौतम जी ने। तो मुझे अब बताइए कि जब व्यू तेजी का है, लार्ज कैप्स भी आगे पीछे चल ही पड़ेंगे, आपको क्या पसंद आ रहा है इंडियन मार्केट्स में? देखिए, हमें तो वही सेक्टर्स अभी पसंद आ रहे हैं जो पिछले कुछ महीनों में चले नहीं। तो जैसे हमें आईटी सेक्टर काफी अच्छा लगता है। आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा प्राइस करेक्शन हुआ, और पिछले 6 महीनों में उसमें बहुत अच्छा टाइम करेक्शन हुआ, एक बहुत सॉलिड बेस बन गई है। और जैसे ही आईटी इंडेक्स 31,500 के लेवल के पार निकलता है, मुझे लग रहा है इसी 2 से 3,000 पॉइंट की तेजी आएगी। सो सारे जो टॉप स्टॉक्स है, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, और सारे जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स, एलटीटीएस, सब अच्छे करने चाहिए। सो बड़ी अपॉर्चुनिटी आईटी में है। और सेकेंडली मेटल्स, मैं पिछले 1-1.5 महीना से हमारा ये कॉन्ट्रेरियन व्यू रहा है गोल्डीलॉक्स में कि मेटल्स अच्छा करेगा। अगले 3 से 6 महीने का व्यू काफी सॉलिड है। आज आप स्क्रीन देख ही रहे हैं किस तरह की तेजी है, और मुझे लग रहा है कि ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड बन गया है। तो सारे मेटल स्टॉक्स में यहां से 15 से 20% की तेजी आनी चाहिए, और मेटल्स इंडेक्स 9,000 की तरफ जाना चाहिए।
थिंक अभी 7,000 के आसपास चल रहा है। तो ये दो सेक्टर्स तो हमारे फेवरेट्स हैं। और इसके अलावा आई थिंक ऑटोज और पीएसयू तो सबसे बड़ा थीम है, अब तो सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम तो 1-1.5 साल पहले इसको एक रेकमेंड बहुत स्ट्रांगली करते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि डिविडेंड यील्ड और कैपिटल अप्रिसिएशन एक साथ चल रहे थे, और अब तो ऑब्वियसली कैपिटल अप्रिसिएशन आगे बढ़ गया है। सो पीएसयू अभी भी चलेगा, यहाँ से थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। और ऑटो में अच्छी तेजी आनी चाहिए, क्योंकि ऑटो का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट है वर्सेस द निफ्टी, उसमें अच्छी ब्रेकआउट है। तो वहां पर भी टॉप स्टॉक्स, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, मारुति, बजाज ऑटो, काफी अच्छे चार्ट से अच्छी तेजी आनी चाहिए। ओके, तो जो पिटे हुए सेक्टर्स है वहां पर एक्शन बनता हुआ दिख रहा। आईटी आपको मजबूत होता दिखेगा, ऑटो तो खैर मजबूती में है ही, वो भी और चलने की संभावना है। कुछ ऐसे सेक्टर्स या स्टॉक्स हैं जो थोड़े अभी भी ठंडे रह सकते हैं, जहां से दूर रहना है? देखिए, ठंडा में तो एक ही सेक्टर मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा कर नहीं पाएगा, वो है एफएमसीजी। क्योंकि आईटीसी में हम बहुत बड़े बुल थे। आई थिंक 2 साल से हम आईटीसी को प्रमोट कर रहे थे एज अ इन्वेस्टमेंट आइडिया। अब जिस तरह की तेजी आई, हमने उसको लेट गो कर दिया। मुझे लगता है नहीं कि अब एफएमसीजी और आईटीसी ज्यादा कुछ इमीडिएटली कर पाएगा अगले 3 से 6 महीनों में। तो अगर आपका नीचे लेवल्स पे, आपके व्यूअर्स का नीचे लेवल पे अगर लिया हुआ है, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके दूसरे सेक्टर्स में जाइए। आईटीसी, एफएमसीजी एज अ सेक्टर माइट अंडर परफॉर्म। इसको छोड़ के अगर आप कैपिटल गुड्स देखें तो बहुत बड़ी तेजी आ गई है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो जाए। बट जो दूसरे पॉकेट्स है, टेक्सटाइल को देखिए, ऑटो एंसिलरी को देखिए, आई थिंक अनलॉक में होटल स्टॉक्स को देखिए, क्यूएसआर स्टॉक्स को देखिए, ये सब में अच्छी अपॉर्चुनिटी और इसमें बने रहने चाहिए। तो ये आपके लिए राय आती हुई इस वक्त कई सारे स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद गौतम जी, हमें समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर आगे बातचीत करने के लिए। तो गौतम जी का मानना है कि भारतीय बाजार तैयार हो रहे हैं रेंज से बाहर निकलने के लिए। 19,600 के पार निकलकर टिकने पर बढ़िया तेजी बनेगी, जो 20,000 और 20,400 तक निफ्टी को ले जाने की कोशिश कर सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में घमासान तेजी जो है वो अभी भी जारी रहेगी। 1% ऊपर मिड कैप इंडेक्स आपको नजर आएगा। कम मिड कैप 100 करीबन 1%, माइक्रो कैप 1%, स्मॉल कैप 1.25%। जितने छोटे शेयरों का इंडेक्स उतना ही मजबूत, ये इस वक्त का ट्रेंड है। आइए कमोडिटीज की बात निकली तो एक बार बग्गा साहब से भी राय ली जाए। सर, कच्चे तेल के दाम फिर से $90 के आसपास पहुंचते हुए दिख रहे, थोड़ा तनाव का विषय है क्या? और साथ ही अब धीमे धीमे केमिकल्स, मेटल्स, सबके दामों में वापस जो मजबूती आ रही है, क्या असर पड़ते हुए देख रहे हैं सर आप इसका? तीन कारण है अनिल जी। एक तो फंडामेंटली जो चाइना का स्टिमुलस धीरे धीरे करके आ रहा है, उस पे उम्मीद पे चल रहा है। वो स्टिमुलस अभी तक बहुत इनएडिक्वेट है, बहुत कम है। अब जैसे उन्होंने करेंसी के लिए बोला बैंक्स को कि आप 6% की जगह 4% रिजर्व रख सकते हैं फॉरेन करेंसी के, और उससे केवल $16 बिलियन रिलीज होते हैं। बट उनकी करेंसी थोड़ी भाग गई, 0.2% ऊपर हो गई। वैसे ही जो मॉर्गेज के रेट्स में कटौती कर रहे हैं और होम ओनरशिप में डाउन पेमेंट्स में कटौती की है, वो सेंटिमेंटली ठीक है। बट जो गड़बड़ है चाइना की इकोनॉमी में ओवर लेवरेज का, वो एड्रेस नहीं कर रहे। बट दूसरा जो कारण इससे आता है कि एक चाइना का सेंटिमेंट आया, दूसरा बहुत शॉर्ट था मार्केट, तो वो जल्दी से शॉर्ट स्क्वीज हो गया और हमने देखा तेजी से कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़े। फंडामेंटली क्या तब्दीली आई है, मेरे ख्याल से नहीं। मैं कहूँगा अभी थोड़ा कॉशन का समय है कमोडिटीज में। और तीसरा है तेल पे स्ट्रेट। दोनों रशिया और सऊदी ने अनाउंस किया कि कटौती जारी रहेगी, और रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नोवाक, उन्होंने कहा कि और कटौती करेंगे, इस हफ्ते वो ऐलान करेंगे। अब मार्केट बिल्कुल समतल है, बैलेंस्ड मार्केट है। इस मार्केट में अगर रशियन सप्लाई कम होती है तो प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये क्रूड के प्राइसेस दौड़ रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि चाइना का बहुत दमदार रिकवरी आ गया, उसके चलते कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने चाहिए। उल्टा इसमें इशू है सप्लाई का, और सऊदी रशिया का एक पॉलिटिकल गैम्बिट जरूर रहेगा। वो चाहेंगे कि ट्रंप लौट के आए, और ये भी हो सकता है कि गेम खेली जाए कि इन्फ्लेशन बढ़ाई जाए
और यूएस इकोनॉमी को किसी तरह से मंदी की तरफ अग्रसर करे अगले साल के इलेक्शन के लिए। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप इसको कह सकते हैं, बहुत लंबी खेल है। और बाइडन भी मंझे हुए खिलाड़ी है, वो ज़रूर अपना और रिजर्व्स रिलीज करेंगे और इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने देंगे। बट इस सब से फायदा क्या आएगा कि फेड को रेट हाइक का ज़रूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये तेल की कीमतें बढ़ी, इकोनॉमीज में मंदी आई, तो अपने आप ही डिमांड डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो हमें लगा था कि 90 एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा ब्रेंट के लिए और उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। बट इस हफ्ते लग रहा है वो ब्रेक हो जाएगा अनिल जी, और ये तो 100 की तरफ भी बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट पोजीशंस जल्दी से कवर हो रही है तेल के मार्केट में। इसमें फंडामेंटल मूव कुछ नहीं है, कटौती की बात है सऊदी और रशिया की, और दूसरा जो पोजीशनिंग था मार्केट का वो बहुत बेरिश था, वो कॉट आउट हो गया है। यह है आपके लिए कच्चे तेल का हाल, और थोड़ी और मजबूती कच्चे तेल में आ सकती है। कच्चे तेल में खाने पीने की चीज़ों में बहुत सारी मजबूती आती दिख रही है, उसका क्या असर हमारी महंगाई पर पड़ेगा, इस पर भी बग्गा साहब से राय लेंगे। लेकिन उससे पहले ये पोजिशनल पिक का वक्त है, और पालिया साहब हमें बताएंगे तिरुमलाई केमिकल के बाद उनकी पोजिशनल पिक। बताएं सर। अनिल जी, पोजिशनल पिक में हमें यहाँ पे त्रिवेणी इंजीनियरिंग काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक में अगर देखें तो ऑलमोस्ट एक साल के कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिखा, और पूरे सेगमेंट में अगर देखें तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में हमें लग रहा है कि यहाँ पे पोजिशनली जो टारगेट आ सकते हैं वो करीब होना चाहिए 375 से लेके 380 तक के अपसाइड के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 300 के आसपास। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग बाय करने की सलाह। बाय करें त्रिवेणी इंजीनियरिंग 375 380, ये दो टारगेट। और सेठी साहब क्या बाय करेंगे जान लेते हैं नेल्को के बाद। सेठी साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी पोजिशनल पिक है वो एक ऐसा स्टॉक है जो सेक्टर दोनों आज जो फोकस में है, सीमेंट और मेटल, तो एक ही कंपनी में दोनों का तड़का है। स्टॉक का नाम है रेन इंडस्ट्रीज, जो अभी 165 के लेवल पे ट्रेड करता है। पहले तो इसका जो मेटल से रिलेटेड कारोबार है, कंपनी सीपीसी बनाती है, यानी कि कैल्साइंड पेटकोक, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। ये जो प्रोडक्ट है ये मेनली एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अलावा भी ऑटो कंपोनेंट, टायर्स वगैरह में लगता है। बाकी कोल तार की भी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, और हम देख रहे हैं जितने मेटल स्टॉक्स है वो अच्छा कर रहे हैं, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए। और इसके अलावा ये कंपनी सीमेंट के भी कारोबार में है। इनका 4 मिलियन टन का सीमेंट का प्लांट है, 2 प्लांट है एक्चुअली, एक आंध्र प्रदेश में, एक तेलंगाना में। प्रिया है इनका ब्रांड, और आज सीमेंट के प्राइसेस भी बढ़े हैं इंडिया वाइड, तो उसका एक फायदा सीमेंट सेक्टर को देखा जा रहा है। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से 4 के मल्टीपल पे स्टॉक बहुत ही सस्ता है। FY23 में इन्होंने 1400 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, और आज मार्केट कैप है सिर्फ 5600 करोड़ की। तो और बुक वैल्यू भी देखेंगे तो 250 के आसपास की बुक वैल्यू है स्टॉक की, और स्टॉक अभी 165 के लेवल पे है, तो 0.66 टाइम्स बुक स्टॉक सस्ता लगता है। बाकी डेट रिडक्शन पे भी फोकस है कंपनी का, और एक बहुत ही रेनाउंड इन्वेस्टर है मोनिश पबराई, वो इसमें अराउंड 9% स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, खरीदारी करने की सलाह फॉर अ पोजिशनल टारगेट ऑफ 185, स्टॉप लॉस ऑफ 155। ओके, तो ये है सारे के सारे आपके लिए टारगेट रेन इंडस्ट्रीज के लिए आते हुए सेठी साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, और वक्त न्यूज़ पर यूज सेगमेंट का, और जो स्टॉक अभी चर्चा में चल रहा है, सेक्टर रादर शुगर का, त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी अभी पालिया साहब ने रिकमेंड किया, बलरामपुर चीनी, द्वारिकेश शुगर, आज सारे के सारे ये स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में आइए शुगर सेक्टर की लीडिंग कंपनी से करवाते हैं आपकी मुलाकात, द्वारिकेश शुगर। द्वारिकेश शुगर 1993 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। शुगर सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2 और बरेली में 1 शुगर प्लांट है कंपनी के पास। आइए कंपनी के एमडी से करते हैं मुलाकात, और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं विजय एस बंका साहब। मई 2009 से कंपनी के बोर्ड पर हैं आप, और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। मुंबई के सिडनम कॉमर्स कॉलेज से आपने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। फाइनेंस और स्ट्रेटेजी का सर का 26 सालों से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। बंका साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आज अभी भी सुबह जो खबर आ रही थी सर, उसी से शुरुआत करना चाहता हूँ। और खबर ये आ रही कि गन्ने के दाम बढ़ाने पर सहमति बनने की संभावना है। 20 से 25 रुपए के आसपास के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। ये खबर जो आ रही है, कैसे देखते हैं आप, और क्या वाकई में दाम बढ़ाने की ज़रूरत है,
और अगर इतने दाम बढ़ाए जाते हैं तो ये ठीक है? बताएं सर। देखिए, पिछले साल गन्ने के दाम नहीं बढ़े थे, तो इस साल संभावना है कि गन्ने के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि यूपी सरकार का काफी जोर रहा है कि फार्मर्स की आय दुगनी हो जाए, तो उसके चलते उन्होंने प्रोडक्टिविटी पे काफी काम किया और शुगर मिलों ने भी काफी काम किया है। तो हर साल हम देख रहे हैं कि किसानों को 35 से 40 हजार रुपए का पेमेंट गन्ने की खरीदी के लिए हो रहा है। तो किसानों की आमदनी मेरे हिसाब से ठीक है, बट सरकार की भी अपनी कोई मजबूरी हो सकती है, तो देखना पड़ेगा कि क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर दाम बढ़ते भी हैं तो कोई बहुत ज्यादा ना बढ़े जिससे प्रेशर आए शुगर मिल के वर्किंग पे। 25 रुपए रीजनेबल है क्या? क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशन ऑन द बैक ऑफ एनवलप दिखाती है वो ये कहती है कि भाई अगर 20-25 रुपए दाम बढ़ते तो आपके लिए 7% के आसपास की मार्जिन हिट आ सकती है कंपनियों पर। क्या ये ठीक है सर? हाँ, ये ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले साल चीनी के दाम करीब 34.5 के आसपास रहे हैं, और इस समय चीनी के दाम में थोड़ा सुधार हुआ है क्योंकि इंटरनेशनली भी थोड़ा प्रेशर शुगर पे, एल नीनो का दबाव हर तरफ नजर आ रहा है। हालांकि ब्राजील में प्रोडक्शन रिकॉर्ड प्रोडक्शन होगा इस साल, बट इंडिया है, भारत है और थाईलैंड है, यहाँ से थोड़ी कमी नजर आ रही है प्रोडक्शन में। तो चीनी के भाव इस समय 3650 से 3700 प्रति क्विंटल चल रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो अगर कुछ भी बढ़ोतरी आई तो थोड़ा उसका कमेंसुरेटली चीनी के भाव में थोड़ा सुधार हो, जिससे कि हम लोगों के मार्जिन पे प्रेशर ना पड़े। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये सर कि शुगर के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रो शुगर के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या भारतीय कंपनियों को कुछ फायदा मिल पा रहा है या फिर आपके एक्सपोर्ट कोटा रिस्ट्रिक्शन है तो कोई ज्यादा न तो एक्सपोर्ट करके फायदा मिल रहा है, न ही घरेलू बाजारों में दाम बढ़ रहे हैं? कैसे देख रहे हैं सर आप? इंटरनेशनल भाव तो बहुत बड़े हुए हैं इस समय, काफी तेजी है इंटरनेशनल मार्केट में। उसका खास वजह यही है कि इंडिया के शुगर पे अभी पाबंदी है। तो इस इंटरनेशनल हायर जो प्राइस चल रहे हैं, इसका फायदा हमें शुगर मिलों के ऊपर, इंडियन शुगर इंडस्ट्री पे ना मिला नहीं है फायदा, बट इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर है। तो जो डोमेस्टिक प्राइसेस में हम सुधार देख रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तो ये हम इंडियन शुगर इंडस्ट्री एक तरह से आइसोलेशन में नहीं है, मतलब जो भी ग्लोबली जो भी चीनी के भाव चलते हैं उसका असर डेफिनेटली डोमेस्टिक प्राइस पे भी पड़ता है। मार्केट में भी प्राइसेस तो थोड़ी मजबूत रहेंगी, लेकिन एक चीज और है सर जिसकी वजह से शुगर कंपनियों को फायदा होता है। इथेनॉल जो आप बनाकर बेच रहे हैं, अभी हाल ही में सरकार ने जो ग्रेन से इथेनॉल बनाकर बेचा जाता है उसके दाम बढ़ाए हैं। क्या ये उम्मीद की जाए कि गन्ने से जो इथेनॉल बनकर बेचा जा रहा है उसके दाम भी बढ़ सकते हैं? यदि हाँ तो कितनी बढ़ने की उम्मीद? हाँ, डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि ये एसएपी से लिंक्ड एफआरपी से लिंक्ड है गन्ने इथेनॉल के भाव। तो हम उम्मीद करते हैं इनके इथेनॉल के भाव में वृद्धि होगी। हमने सरकार से ये अनुरोध किया है कि ये जो केन जूस से हम डायरेक्टली बनाते हैं इथेनॉल, उसके भाव ठीक है, लेकिन इतना मतलब इतने अट्रैक्टिव भी नहीं है कि शुगर मिलें बड़ी कैपेसिटी क्रिएट करे। तो हमने सरकार से अनुरोध किया है जो इथेनॉल जो शुगर में जूस और सिरप से जो डायरेक्टली बनता है उसके भाव में जरा बेहतर सुधार करे। सर, त्योहारी सीजन आ रहा है क्या? शुरू हो ही चुका है ऑलमोस्ट। ये बताएं सर कि मांग कैसी है शुगर की और दाम कैसे हैं? क्या पूछा आपने? शुगर की मांग कैसी है इस त्योहारी सीजन को लेकर, और क्या त्योहारी सीजन में दाम बढ़ने की उम्मीद है? दाम इस समय मैंने जैसे आपको कहा 3700 के ऊपर चल रहे हैं, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बरकरार रहेंगे। तो दिवाली तक इसका फायदा चीनी मिलों को मिलना चाहिए। हालांकि उसके बाद में उसके पहले ही मेरे ख्याल से शुगर सीजन की शुरुआत हो जाएगी। तो एक तरफ अगर महाराष्ट्र की चीनी अगर मार्केट में आने लगेगी तो वो थोड़ा शुगर के दामों को मॉडरेट कर सकती है। किस तरीके सर इस फेस्टिव सीजन में? हाँ, फेस्टिव सीजन में उम्मीद करते हैं कि भाव अच्छे रहे। नहीं, शुगर की डिमांड अगर आपने देखा हो तो गवर्नमेंट कोटा काफी रिलीज कर रही है। तो इस महीने भी कोटा 25 लाख टन का कोटा गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, और अगले महीने भी हम उम्मीद करते हैं कि कोटा ज्यादा ही रहेगा। और तो पर्याप्त चीनी अवेलेबल रहेगी मार्केट में, और क्लोजिंग स्टॉक का भी अभी कोई मतलब 60 लाख टन का अनुमान है। तो कंफर्टेबल पोजीशन है,
और पोजीशन इस तरह है कि चीनी के भाव में भी ठीक ठाक सुधार है और प्रेशर भी नहीं है कि चीनी के भाव पे कोई प्रेशर भी नहीं है इस समय। ओके, डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद बंका साहब, आपने पूरे विस्तार से इंडस्ट्री का हाल बताया और आगे के लिए आउटलुक भी पूरे अच्छी तरीके से आपने हमारे दर्शकों को डायरेक्शन दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आइए बढ़ते आगे और 10 की कमाई के कुछ स्टॉक्स आपके लिए हैं तैयार। कुणाल जी बताएंगे आपकी अपनी पसंद का 10 की कमाई का शेयर। कुणाल जी। अनिल जी देखिए 10 की कमाई में आज मैंने चुना है पीटीसी इंडिया को। पीटीसी इंडिया पर अनिल जी खरीदारी की राय है मध्यम से लंबी अवधि के लिए। शेयर में हमने एक जबरदस्त तेजी देखी है, नीचे के लेवल से एक शानदार तेजी बनी और एक पैटर्न भी बना जिसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट पैटर्न बना और फिर अब ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और ये जो ब्रेकआउट है ये साधारण नहीं है, ये कई सालों का ब्रेकआउट है। आखिरी बार 140 के ऊपर स्टॉक 2008 में देखा गया था और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि 140 के ऊपर ये अच्छे से टिक पाया है। तो ये काफी अरसा है, 15 साल बाद ये ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो पीटीसी इंडिया में गिरावट में हमारी खरीदारी की राय है। अब ये स्टॉक काफी बढ़ चुका है तो नीचे के लेवल्स पर एक्यूमुलेट करें। 140 के आसपास मिलता है तो उन स्तरों पर खरीद कर मध्यम से लंबी अवधि के लिए इसको होल्ड करें। तो इससे उम्मीद है अनिल जी कि ये आपको 190, 95, 200 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 200 के टारगेट के लिए पीटीसी इंडिया में खरीदारी करें। पीटीसी इंडिया ये है खरीदारी करने की राय लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर 10 की कमाई में। आइए जय भी तैयार है अपनी 10 की कमाई के शेयर के साथ। जय बताइए। जी अनिल जी रिसेंटली आरवीएनएल राइट्स ये सारे स्टॉक्स अनिल जी 10 की कमाई में रेकमेंड किए थे और जबरदस्त रफ्तार से चले। ये सारे रेलवे स्टॉक्स, ट्रेन जबरदस्त भागी है और ये सारे स्टॉक्स अनिल जी चले अच्छे मोमेंटम में। और अब जो स्टॉक अनिल जी मुझे पसंद है वो है नोसिल। ये रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव काफ़ी मुझे पसंद आ रहा है। टेक्निकली यानी जी कंसोलिडेशन में 222-223 के रेंज में अभी खरीदे। 209 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 264 से लेकर 290 तक के टारगेट्स यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इनफैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है बट आई थिंक दैट अपर एंड ऑफ द रेंज तक जा सकता है और अगर वहाँ से ब्रेकआउट अगर आ गया तो बहुत ही बढ़िया मूव वहाँ पे भी आते हुए देखने मिलेगा। सो नोसिल में कंसोलिडेशन के लोअर एंड से एक जो रिवर्सल देखने मिला है विद अ क्लियर शॉर्ट टर्म रिवर्सल इन इज मोमेंटम इंडिकेटर्स एज वेल कंफर्म्स अनिल जी के अपर एंड ऑफ द रेंज तक जा सकता है। इसीलिए विद लुकिंग एट द रिस्क रिवॉर्ड इसे खरीदने की सलाह है। ओके, तो ये नोसिल पे खरीदारी करने के लिए आइए शॉर्ट टर्म पिक्स। पालिया साहब बताएं सर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग के बाद आपकी शॉर्ट टर्म पिक। शॉर्ट टर्म पिक में हमें लगता है रियल एस्टेट स्पेस एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। ब्रिगेड एंटरप्राइज हमें यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से एक सेक्टर में मोमेंटम है और यहाँ पे जो नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट बना है कंसोलिडेशन रेंज का, हमें लगता है ब्रिगेड को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 700 रुपए से 715 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 595 के आसपास। 595 के स्टॉप लॉस से ब्रिगेड एंटरप्राइजेस खरीदने की राय आपके लिए। सेठी साहब आपकी पसंद। हाँ बिल्कुल अनिल जी, आज का जो मेरा शॉर्ट टर्म पिक है एक बैंकिंग स्टॉक है। मेरा ये मानना है कि बैंकिंग स्टॉक्स ने पिछले कुछ वीक्स में अंडर परफॉर्म किया और मुझे लगता है अब वो कैचअप करने के लिए तैयार होने चाहिए। तो स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया जो अभी 89 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी क्वालिटी की पब्लिक सेक्टर मिड साइज बैंक है जिसके इस तिमाही के नतीजे भी बहुत ही दमदार थे। हर फ्रंट पे मार्केट एस्टिमेट्स को बीट किया और कल जो अगस्त के क्रेडिट ग्रोथ के नंबर आए वो आए हैं, क्रेडिट ग्रोथ हुई है 19% भारत में, which I think is pretty positive for banking stocks। और बाकी इन्फ्लेशन में भी थोड़ा घट रही है इन्फ्लेशन। हमने वेजिटेबल प्राइसेस में कमी देखी है, फूड इन्फ्लेशन पे कंट्रोल है। आरबीआई गवर्नर का भी स्टेटमेंट था। तो ऑल इन ऑल बैंकिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है और यहाँ से मैंने बैंक ऑफ इंडिया को पिक किया और इसमें मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट है 93 के, स्टॉप लॉस रखना है 86 का। ओके, ये है बैंक ऑफ इंडिया। आइए हिमांशु जी से लें उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। सर बताएं। जी दीप, छोटा सा एक अपडेट था दीप। यूजुअली 10 की कमाई के स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं सब पूरे ही पैनल के। एक स्टॉक मैंने पिछले महीने ऑलमोस्ट इसी तारीख के आसपास ये दिया था, IRFC, जो कि स्टॉक तब से अब तक 65% रिटर्न दे चुका है और बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह दी थी। तो वहां पर एक जबरदस्त मुनाफा हुआ है। मुझे लगता है स्टॉप लॉस ट्रेल करें और अभी भी स्टॉक में बने रहे, अच्छे ऊपर की लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आज के लिए एक और शुगर स्टॉक है 10 की कमाई पर। स्टॉक का नाम है KCP शुगर इंडस्ट्रीज जो कि 34-34.5 रुपए पर ट्रेड करता है। टिप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में मल्टीपल ब्रेकआउट्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक ट्रिपल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है और वहीं लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट है।
तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के नजरिए से 42-45 रुपए तक के टारगेट्स के लिए केसीपी शुगर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदें, थोड़ा बहुत कोई डिप मिलता है तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें। 30 रुपए के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ केसीपी शुगर इंडस्ट्रीज रहेगा आज के लिए 10 की कमाई के लिए खरीदारी की एक रिकमेंडेशन। खरीदारी की रिकमेंडेशन आपके लिए 10 की कमाई। थोड़ी देर में जय भी अपना जैकपॉट शेयर देंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार बग्गा साहब से राय ले ली जाए हमारे इन्फ्लेशन पर। बग्गा साहब, बढ़ता हुआ कच्चा तेल और खाने पीने की चीजें कोई दाम भी जो थोड़े बढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर हमारा आउटलुक? अनिल जी देखिए, जो ये बुआई हुई है, एरिया अंडर कल्टीवेशन जो रहा है वो 8% कम रहा है और ज्यादातर अगस्त तक हो जाता है। जो भी किसानों ने बुआई करनी होती है वो ज्यादातर हो जाता है। इसलिए आपने जैसे मेंशन किया ये दालों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ओवरऑल एक संकट जरूर है एग्रीकल्चर क्षेत्र पे। 3.5% की ग्रोथ आई फर्स्ट क्वार्टर में, जो 5% से कम होके 3.5 आई। तो ये इशू आ रही है जरूर एग्रीकल्चर की। और दूसरा, जो भारत ने प्रतिबंध लगाया एक्सपोर्ट्स पे, उसके चलते भी जैसे चावल 15% बढ़ गया एशिया में, क्योंकि भारत का चावल एक्सपोर्ट होना बंद कर दिया गया। तो ये कीमतों पे असर जरूर आएगा। एग्री कमोडिटीज पे जरूर संकट है। कनाडा में वीट का क्रॉप बहुत बुरा आया है। रशिया और यूक्रेन का उतना सप्लाई नहीं आ रहा वीट का। तो ये सब इश्यूज जरूर आ रहे हैं और इससे हमारे इन्फ्लेशन पे भी एक असर पड़ेगा। पिछले हफ्ते गवर्नर साहब ने जरूर कहा था कि ऑलरेडी टमाटर की कीमतें कम हो गई हैं और हमें लगता है यहाँ से कम होगा सब खाद्य पदार्थों की कीमत। तो एक जो बड़ा इशू है, क्यों हमारा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, जैसे आपने 200 रुपए सिलेंडर की कीमतों में कटौती देखी थी, वैसे ही तेल और डीजल में आप कटौती देखेंगे अगले 1 या 2 महीने के बाद इलेक्शंस के चलते। तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन तो हम कवर कर पाएंगे, बट फिस्कल डेफिसिट पे जरूर असर आएगा उसके करने का। दालें भी भारत सरकार खरीद रही है जहां जहां से मिल रहे हैं, और कोशिश तो रहेगी कि वो सेंट्रल पूल से रिलीज करके इन्फ्लेशन को काबू रखें इलेक्शन के साल में। तो ओवरऑल कोई ज्यादा घबराहट की बात नहीं है, बट डिमांड सप्लाई के तौर पे एग्री कमोडिटीज में सप्लाई कम हो रही है। बिल्कुल। तो ये आपके लिए इन्फ्लेशन पर आउटलुक बग्गा साहब की तरफ से। आइए जय के लिए बिना बिगुल का जैकपॉट शेयर। जय बताइए। बिल्कुल अनिल जी, हिंद कॉपर फ्यूचर्स खरीदने की सलाह है मेरी। 173.90 अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 168.70 के स्टॉप लॉस से हिंद कॉपर फ्यूचर्स खरीदे। टारगेट्स अनिल जी इसमें निकल कर आ रहे हैं 178.50, 182 अच्छे खासे टारगेट्स यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं हिंद कॉपर में। कॉपर में करें खरीदारी फ्यूचर्स में, ये राय जय की तरफ से। 178.50, 182 टारगेट, 168 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस। आइए विदा लेने का वक्त है। हमारे सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। दोपहर के शो में आप सबसे फिर से हमारी होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।